ठीक। Hi everyone. Hello, ma'am. Hello. So I hope everyone is doing good. Let's get started with our today's session. This is going to be the last session when it comes to linear regression of points. Okay. So just give me a moment here. I'll just open the concerned files and we'll get started with it. ज़्यादा नहीं रह गया था. थोड़ा बहुत जो भी रहता है वो हम आज कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. होपफुली 1 घंटे में हो जाना चाहिए. ठीक है. बाकी लेट्स सी. एक बार मैं फाइल्स ओपन कर लूं एंड देन वी कैन बिगिन. Okay, so can you confirm once, Shanay, that हम लोग which was the last topic that we discussed? Oh, ma'am, so I think we discussed standard error of estimate. Standard error of estimate. मतलब हम लोग ने ANOVA टेबल किया उसमें ANOVA table हो गया ना हमारा. हाँ वो explained and unexplained. F statistic and all हुआ अभी? नहीं सिर्फ हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट तक आए हुए. स्टैंडर्ड एरर. ठीक है. अंडरस्टूड. तो उस पे हमने एक क्वेश्चन किया होगा लास्ट आई थिंक. नहीं स्टैंडर्ड एरर. अभी हमने कोई एनोवा टेबल पे कोई क्वेश्चन नहीं किया. एनोवा नहीं. टेबल आर स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट उस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया. बस कॉन्सेप्ट किया. सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बिकॉज ठीक है. दैट डे इट वाज अ 1 hour क्लास तो we started doing that. ठीक है. ये लीनियर रिग्रेशन के 4 assumptions एंड एनोवा टेबल. तो उसमें ग्राफ अपने एक्सप्लेन किया था. फिर हम लोगों ने टीएसएस आरएसएस ईएसएस मतलब एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स. ठीक है. अंडरस्टूड. थैंक यू. Ma'am, recordings of derivative valuation is haven't uploaded yet, I guess. Which one you are talking about? Derivatives valuation वाला. डेरिवेटिव वैल्यूएशन वाला क्या? रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड नहीं हुआ है पोर्टल पे शायद तक. अच्छा लेट मी आई विल लेट द टीम नो. हो जाएगा वो. ठीक है.
Okay, ma'am. मैं Thank एक you. बार बात कर लूंगी, ठीक है। ओके, सो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक हर्ष और सार्थक ने लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी, तो मैं और पिछले वीक ही थी हमारी लास्ट क्लास। तो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट क्विकली अबाउट द लास्ट थिंग जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था, क्योंकि उसी पे बेसिस द सेम थिंग वी विल बी डिस्कसिंग अ क्वेश्चन नाउ, ठीक है। तो बेसिकली रिग्रेशन क्या है? व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन इज a simple technique that we use for what purpose? When this is a technique that we use, first of all, when we have a dependent variable and we have independent variable. Okay, so when we have dependent versus independent variable with us, there what we intend to do is we intend to see, you know, how much dependent variable variations we are able to, just a minute, ये बहुत ही ज्यादा zoomed out है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। So yes, as I was saying, we have a dependent variable and we have an independent variable, and the objective of, you know, this regression analysis is कि हम ये study करना चाहते हैं that whatever variation is happening in the dependent variable, how much is that variation being explained by the वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा 1% से चेंज करता है, तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे उस चीज का कितना इम्पैक्ट आता है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हेन वी आर डूइंग द रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। फॉर इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव, हम क्या कर रहे हैं? We are preparing the ANOVA table, ठीक है। That is the last thing that we discussed. So, in order to prepare our ANOVA table, हमारे पास क्या क्या चीजें आएगी एक ANOVA table में? ANOVA basically stands for Analysis of Variation. उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, उसी की हम समरी जब बनाते हैं, जो टेबल बनता है, we call it the ANOVA table. What all is part of an ANOVA table? एक साइड पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं with our source of variation, ठीक है। We start with our source of variation where we write down about our regression, that is explained variation, right? कि इतना हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएशन है, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, एंड जो अनएक्सप्लेन्ड रह जाता है उसको हम एज एन एरर ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि देखो एक अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग इट। हम सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी नहीं कर रहे। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ निफ्टी फ्लक्चुएट्स बाय 1%, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक, दैट टोटली डिपेंड्स कि वो स्टॉक कितना सेंसिटिव है, मतलब ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट का कितना इम्पैक्ट एक स्टॉक पे पड़ रहा है। इफ यू आर ट्राइंग टू जज दैट, तो जितना भी एक्सप्लेन ड्यू टू निफ्टी होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो अनएक्सप्लेन्ड होगा दैट इज बियॉन्ड निफ्टी होगा, वो हम एरर में क्वांटिफाई कर देंगे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी स्पेसिफाइंग इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली
with respect to the regression or the explained part होती है k. K stands for the number of independent variable. Okay, k stands for the number of independent variable which is going to be equivalent to 1 in our case, because हम एक simple regression model study कर रहे हैं where there is only one independent variable. So this is going to be equal to 1. Error का जो degrees of freedom होगा that will be equal to n minus 1 minus k. ठीक है, आप अगर इनका टोटल करते हैं तो क्या आता है, k आपका क्या है, 1 है, राइट? इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 रिजल्ट्स इन n माइनस 1. ठीक है, बेसिकली 1 प्लस n माइनस 2 हो जाएगा. तो अगर आप सॉल्व करते हो n माइनस 2 प्लस 1 को, तो यू आर लेफ्ट विद n माइनस 1. तो आपका टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, n माइनस 1 हो गया, वेयर एरर degree of freedom will be n minus 1 minus k, and regression degrees of freedom would be equivalent to the number of independent variables, which is k, which is 1 in our simple case where there is only one independent variable. ठीक है, this was about the source of variation and degrees of freedom. इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है sum of squares. ठीक है, what is there as part of sum of squares? यहाँ पर हमारा आ जाता है regression sum of squares and SSE, which basically stands for, SSE का full form क्या था? It is sum of squared errors. ठीक है, इनके हमने formulas भी देखे थे last class में, how to calculate them. ठीक है, so I will not repeat that part. इन दोनों का हम जब टोटल करते हैं तो we get SST, which is total sum of squares. ठीक है, and basically SST is the total variation which is happening in the dependent variable due to two reasons. One is due to the independent variable and the second is due to any other factor which we can call as error. तो जितना हमारा explained due to the independent variable है उसको हमने RSS में define कर दिया है, जितना unexplained है या due to any other factor है उसको हमने SSC में define कर दिया. दोनों का total करेंगे, total variation आ जाएगा, total sum of squares आ जाएंगे. And yes, I had a doubt. Generally, when we say RSS, isn't it unexplained? That we denote RSS as residual sum of squares, no? And ESS is explained sum of squares. RSS is basically regression sum of squares, not residual sum of squares. SSC is sum of squared errors. Regression sum of squares is RSS. So regression किसके बीच में हो रहा है, dependent versus independent variable के बीच में हो रहा है. So the explained part of it is RSS, which is regression sum of squares. Okay. No, I thought that we denote that RSS as ESS. ESS is explained sum of squares. अच्छा, नहीं. Okay. And the last column that we have is mean sum of squares. Do we have as part of mean sum of squares? First is regression part, which is MSR, that is mean sum of regression. ठीक है, which is going to be equivalent to RSS by the number of independent variable, which is 1, and therefore we can say that the mean SR is going to be equivalent to RSS only. As far as SSC mean is concerned, इसको हम MSC बोल देते हैं. ठीक है, we call it MSC. So MSC is equivalent to SSC upon जो हमारा degrees of freedom है इसके respect पे, which is n minus 2. ठीक है,
So that's how we create a ANOVA table where we get to know about the explained versus unexplained sum of squares and their respective means and degrees of freedom. Okay, this is one thing that we did in the last session. Now what we'll do is इसके अलावा हमने दो चीजें छोटी छोटी और भी स्टडी की थी. One was yes. ये जैसे हम MSc को mean sum of errors का denotion देते हैं तो वही for RSS क्या होएगा? Mean sum of regression. Okay. Okay, so abhi what next we'll do is we'll pick up a example on this thing. We'll prepare a table. ठीक है, ANOVA table prepare करेंगे with the help of an example. So for that, let me first get that example for you here. Just a second. So this is the example that we will be discussing now. So what do we have? We want to create an ANOVA table for ABC regression. ठीक है? And we also want to calculate the coefficient of determination, which is R square, and we also want to calculate the standard error of estimate. ठीक है? ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है. वी ऑलरेडी हैव द सम ऑफ स्क्वायर्स एंड द अनएक्सप्लेन्ड एरर सम ऑफ स्क्वायर्स. हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, फॉर विच वी नीड सम मोर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, जो कि पीछे से आ रही है. ठीक है, एंड लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर हियर. एंड that is basically that the n is equal to 36. तो अगर हमारा n, that is total number of observations 36 है, तो आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है. ठीक है, इजी है बहुत. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द एक्सप्लेन्ड पार्ट कितना होगा? दैट विल ऑलवेज बी 1. ठीक है, तो ये हमेशा हमारा 1 होगा, right? Degrees of freedom of error would be n minus 1 minus k, जो कितना है? 1 ही है. तो n minus 2, n कितना है? 36. 36 minus 2 कितना हो जाता? 34. So this is 34. 1 plus 34 total कितना हो गया? 35 हो गया, which is nothing but n minus 1, 36 minus 1. ठीक है, so are we clear with the degrees of freedom? इसमें कोई डाउट किसी को? No, ma'am. Okay, then comes the total sum of squares, which is STT. total STT कैलकुलेट करके बता सकते हैं अब कितनी होगी? What should be the total STT? Point 0482. 0.0482 is absolutely correct. The total would be 0.0482. ठीक है,
अभी क्या निकालना है? नेक्स्ट इज मीन सम मैम ऑफ स्क्वायर. ये सिर्फ ऐड करना है ना सम ऑफ स्क्वायर्स हाँ, को, दिस प्लस बस. दिस. एब्सोल्युटली. सो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द मीन सम ऑफ स्क्वायर्स. व्हाट वुड बी द मीन सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर द रिग्रेशन पार्ट? सेम एज द सम ऑफ स्क्वायर्स होंगे ना. Yes, it would be the same because it is just divided by 1. तो वो सेम ही हो जाता है. ठीक है. Now, what about the error side of it? Error का कितना होगा हमारा mean sum of squares for error? Sum of squares divided by 34. Yes, divided by 34 आप करते हैं तो कितना आता है हमारा? 0.000.0011. नहीं मेरे को 0.00120. Let me check. कितना आ रहा है आपका? Point 0.00120. 0.00120 is correct. आपको 0.0406 को डिवाइड करना है by 34. So you should get 0.0012. ठीक है. Yes, ma'am. That's it. Yes, ma'am. ठीक है. बस आपका एनोवा टेबल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर. Okay, so the second aspect is about calculation of r square. अभी r square कैसे कैलकुलेट करोगे? r square would be equivalent to the explained versus total variation. R square basically क्या बताता है It आपको? will be RSS upon TSS. Yes, it will be आपका RSS upon STT, the total one, right? So that will be equivalent to आपका 0.00756 divided by the total variation, which is 0.042. You calculate this, how much do you get? 0.157. हाँ, तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. So in percentage it will be 15.8%. ठीक है. So what we are saying is कि 15.8% of the total variation is explained by the independent variable. Ma'am, 15. Rest क्या कह रहे हैं आप? 15.7. हाँ, मतलब 15.7 आगे कुछ हो सकता है, हायर नंबर होगा तो राउंड ऑफ करके 7 8 जो भी आएगा. So what is the interpretation here? Interpretation is that out of the total variation that is happening into this dependent variable, 15.8% of the total variation can be explained with the help of the independent variable. Rest is due to error. ठीक है. Last point is about the calculation of SEE. How do we calculate SEE? उसका क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? That is the under root of MSC. ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं. तो MSC क्या है हमारा? What is the MSC? That's this part. So 0.0012 का अंडर रूट आप करते हैं, कितना आता है? 0.01. 0.01. Okay, let me see. 0.01 आ रहा है आपका? No, ma'am. 0.034. Right. 0.0346 आ रहा है. तो Yes, ma'am. राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.035 हो जाएगा. ठीक है. So 0.035 is the correct answer. ठीक है. So that was about the ANOVA table and the standard error and coefficient of determination. ठीक है.
Now we move ahead and अभी कोएफिशिएंट हम ऑफ कुछ डिटरमिनेशन कहाँ निकालना है? r स्क्वायर ही है ना? हाँ आर स्क्वायर ही है। ठीक है, अभी देखो हमारे पास दो सेगमेंट्स है इस चैप्टर के जो रिमेनिंग है। एक सेगमेंट इज अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड आफ्टर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे पास एक लास्ट सेगमेंट रह जाएगा विच इज मतलब थ्योरेटिकल सा है। तो आई एम होपिंग कि हमारा और हाफ एन आवर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक मैम, है, यस। जस्ट बिफोर यू स्टार्ट, मेरे को एक इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग डू वी हैव दिस पार्ट? I was reading it that day. The other day. ये टेस्ट concerning correlation, parametric test of correlation, ये when we have नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं बेसिकली। पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जहां पर हम प्रॉपर z वैल्यू, t वैल्यू एंड एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड, पैरामीटर्स कैन बी डिफाइंड, बट फॉर समथिंग लाइक कोरिलेशन we usually look for Spearman something rank and like all of that. yes, and because Is proper it there in parameters, the it's just a syllabus? theoretical concept, it's just a theoretical concept, nothing Practical numerical or anything applicability नहीं है ना इसका? नहीं है उसका, बस एक Solve थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, उससे and also बियॉन्ड। ये test of independence using contingency table data, इसमें भी वो chi square, वो OIJ minus EIJ हाँ square, ये सब हाँ, तो वो भी that is also only explain test of independence दिया हुआ है, यस तो सिर्फ यस यस। इसमें भी कैलकुलेशन पार्ट नहीं आएगा ना, तो नहीं बैक नहीं क्वेश्चन नहीं में इसके कैलकुलेशन छोड़ सकता हूँ मैं। हाँ, एक बार इसका एलओएस चेक कर लेना कि एलओएस में एलओएस में लिखा है एक्सप्लेन टेस्ट ऑफ हाँ इंडिपेंडेंस बेस्ड एक्सप्लेन ऑन। ही आएगा, फिर एक्सप्लेन ही आएगा बस। सो मैम व्हेन वी रीड द एलओएस, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा है तो सिर्फ थ्योरी पार्ट ही है, तो व्हेन दे राइट, सॉल्व एक्सप्लेन एंड सॉल्व, दैट इज द दैट प्रैक्टिकल इज पार्ट। समथिंग एक्स्ट्रा दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। Okay, so we just have a couple of aspects with respect to this chapter which are left. ठीक है, अभी नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, इजी है, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो क्या है। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग हियर इज दैट हमारे पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स है एंड वी वांट टू सी यू नो कि जो उनके बीच में बेसिकली जो रिग्रेशन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड बेसिकली हम कुछ टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, how well the independent variable is able to explain the variation in the dependent variable, इस चीज को हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो टाइप की टेस्टिंग करने वाले हैं। वन इज गोइंग टू बी विद रिस्पेक्ट टू एफ टेस्ट। ठीक है, एक हम एफ टेस्ट के रिस्पेक्ट पे करेंगे और दूसरा हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी टेस्ट। ठीक है, अभी जब हम एफ टेस्ट के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो वी विल बी एज्यूमिंग अ वन टेल टेस्ट ओनली। ठीक है, जब हम टी टेस्ट के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो वी विल बी एज्यूमिंग द टू टेल टेस्ट। Process is going to be similar to how we have learned in the hypothesis testing chapter. तो processes हमारे बहुत similar रहने वाले हैं, it's just कि context हमारा with respect to regression रहेगा, where we are trying to test the kind of relationship that the variables have with each other in the form of regression. ठीक है, how to proceed about it, उसके लिए सबसे पहले एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू देख लेते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो प्रोसेस वही है, सबसे पहले वी विल बी आइडेंटिफाइंग आवर हाइपोथेसिस। ठीक है, लेट मी राइट डाउन द प्रोसेस एक बारी के लिए फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, ये एक पॉइंट है विच यू नीड टू रिमेम्बर। इसके बाद लेट मी राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आई टॉक अबाउट
everything else. So process is very simple. The first step would be about defining our hypotheses. Once we have defined our hypotheses, the second step becomes which test we want to use, and उससे related फिर level of significance, या फिर हमारे को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लेकर के आते हैं. ठीक है. थर्ड स्टेप इज अबाउट कैलकुलेटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक. ठीक है. अब हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ चुकी है, हमने टेस्ट डिफाइन कर लिया है. टेस्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फिर अपनी क्रिटिकल वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड देन we compare the critical values to the test statistic and see if we are into the rejection zone. ठीक है. अगर हम rejection zone में आ रहे हैं तो फिर हम finally अपना final decision कर देते हैं that we are able to reject the null hypothesis. ठीक है. Otherwise we are not able to reject the null hypothesis हो जाता है. तो जो भी हमारा final conclusion होता है वो हम यहाँ पर draw out कर देते हैं. तो that is the simple process that we follow. The only thing, the new additional thing that we have to learn here is about calculation of the test statistic and then making a conclusion in this context. ठीक है. बस इतना ही एक्स्ट्रा है, बाकी सब it is related to hypothesis testing itself. ठीक है. So the next thing is about F test. ठीक है. F test से start करेंगे. We have two types of test, F test and T test, जो हम यहाँ पर यूज करते हैं. ठीक है. Talking about F test, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले we have to know that one till test होने वाला है. तो F statistic की वैल्यू कैसे निकलेगी, first thing we need to know that, for which we'll take the mean sum of regression upon the mean sum of errors. ठीक है. तो जो हमने मीन निकाला था, मीन ऑफ रिग्रेशन अपॉन मीन ऑफ एरर कर देंगे, तो we'll be arriving at our F statistic. ठीक है. And if we talk about the kind of hypotheses that we will be identifying, तो यहाँ पर हम hypothesis को identify करते हैं with respect to the slope. Slope क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो y is equal to a plus हमने b0 plus b1 into x किया था, right? This was the regression line that we had identified. अभी x और y के बीच में जो relationship है, that will be determined by the slope. If the slope is 0, there is no relationship. If the slope is very high, there is very steep relationship. If the slope value is very low, there is low relationship between them. ठीक है. So in order to check कि दो variables could you में, repeat this last part? वो disturbance आ गया था. Okay, so slope basically helps us understand the degree of relationship that y and x have. ठीक है. Slope इसीलिए जो भी हम यहाँ पर टेस्टिंग करने वाले हैं, we are going to do it with respect to the slope. ठीक है. तो ये जो slope है हमारा, अगर ये 0 हो जाता है, मतलब x और y में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं. y की एक्सप्लेनेशन में x का कोई रोल ही नहीं है. और अगर ये स्लोप हमारा थोड़ा सिग्निफिकेंट वैल्यू का हो जाता है, तो हमारे x और y का y की जो वेरिएशन है उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे को x से मिल सकती है. सो what we intend to check here by doing the hypothesis testing is to check कि ये slope 0 है या नहीं. So that is what we will be checking here. Accordingly, जो हमारा hypothesis हो जाएगा, that is going to be as per this equation. ये equation है हमारी. As per this equation, our hypothesis become that our null hypothesis becomes that B1, that is slope,
इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू साइन हमारा नल हाइपोथेसिस में आएगा, and whatever is left comes under the alternative hypothesis, that is b1 is not equal to 0. So b1 is equal to 0 and b1 is not equal to 0, ये हमारे दो null and alternative hypotheses बन चुके हैं. F statistic का फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है. मैम बट आपने बोला एफ स्टैटिस्टिक में हम लोग वन टेल ही करेंगे, टेल है. हाँ, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट श्वेजर में तो नहीं दी हुई, यू कैन चेक करिकुलम में अगर आप डीपर जाना चाहते हो तो, बट यहाँ पर इन्होंने इसका रीजन नहीं दिया हुआ. दिस सीम्स लाइक अ टू टेल टेस्ट, बट हम इसको जब टेस्टिंग करेंगे हम टू क्रिटिकल वैल्यूज नहीं निकालने वाले. वी विल बी कैलकुलेटिंग जस्ट वन क्रिटिकल वैल्यू एंड डूइंग द एनालिसिस अकॉर्डिंगली. दिस वुड बी एप्लीकेबल ओनली फॉर एफ टेस्ट, नॉट फॉर टी टेस्ट. टी टेस्ट जब करेंगे उसमें हम टू टेल्ड ही करेंगे, मे बी बिकॉज एफ टेबल जो है वो डिफरेंटली वर्क करता है, इसीलिए यहाँ पर हम फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस में भी हम अभी एट लेवल 1 एक ही क्रिटिकल वैल्यू ले रहे हैं. ऑल्दो एफ टेस्ट कैन ऑल्सो हैव टू क्रिटिकल वैल्यूज एंड अ मच मोर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बट आई थिंक एट लेवल 1 एज फार एज दिस रिग्रेशन मॉडल इज कंसर्न्ड, यहाँ पर हम सिंप्लिसिटी के लिए एक ही क्रिटिकल वैल्यू इंक्लूड करने वाले हैं. ऑल्दो दिस इज अ टू टेल्ड टेस्ट टेक्निकली, तो टेक्निकली इसको हम टी टेस्ट में टू टेल्ड ही कंसिडर करेंगे. वहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस होगा, सिमिलर काइंड ऑफ टेस्टिंग होगी. जब हम टी टेस्ट कंसिडर करेंगे वहां पर हम टू टेल्ड कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम वन टेल्ड कंसिडर करने वाले हैं. ठीक है, कैलकुलेशन किस तरीके से मूव करने वाली है, दैट विल टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. So after this, this was about our hypothesis. तो हमने अपना hypothesis identify कर लिया है, F statistic की value identify कर ली है. Next thing we need is the degrees of freedom. तो if we talk about the degrees of freedom of the numerator, numerator में क्या है, the regression part है. तो numerator का जो आपका degrees of freedom है वो तो number of independent variables हो जाता है, which is k, which is equal to 1. ठीक है, and for the denominator, degrees of freedom for the denominator is n minus k minus 1 again. ठीक है, तो जो वहां पे था बेसिकली वही degrees of freedom यहाँ पर भी रहने वाला है, which is going to be n minus 2. ठीक है, so degrees of freedom of the denominator is going to be n minus 2. Degrees of freedom of the numerator is going to be 1. This is going to be our hypothesis and this is going to be our F statistic. We'll after looking into the F table, ठीक है, F table देखेंगे as per the level of significance and these degrees of freedom हम देखेंगे. वहां पर जो भी critical value आएगी, अगर हमारा F statistic की value जो भी हम निकालते हैं, the value is greater than the critical value, we will be into the rejection zone and therefore we'll reject the null hypothesis. This would be rejected and we would say that the slope is not equal to 0. That is what we will conclude, and hence if we are able to conclude this thing, we'll say that the slope is significant and therefore there is a relationship between y and x. ठीक है, that's how simply we can progress. तो F statistic निकाल लेंगे, critical value निकाल लेंगे. If the F statistic is greater than the critical value, this is what we'll conclude. If it's less than, then the opposite will be concluded. ठीक है, तो वो process सारा similar है to hypothesis testing. Just the difference is degrees of freedom क्या हो गए, hypothesis क्या होगा, F statistic कैसे निकलेगा, and comparing. ठीक है, so let's do one thing. Let's try it over question. So जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अगर हम उसी क्वेश्चन में आगे एफ टेस्टिंग करना चाहे, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो बैक, लेट्स क्रॉल बैक टू द क्वेश्चन. तो यहाँ पर वी आर कंसर्न अबाउट दीज टू नंबर्स. ठीक है, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करके अपना एफ स्टैटिस्टिक आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेते हैं अपना एफ स्टैटिस्टिक. सो दिस इज आवर हाइपोथेसिस. ठीक है,
that b1 is equal to 0, b1 is not equal to 0. And as far as degrees of freedom are concerned, यहाँ पर हमारा ये तो 1 ही होता है, ये कितना हो गया 36 minus 2, that is 34. तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ चुके हैं एंड हमारा हाइपोथेसिस इज रेडी. वी नीड द एफ स्टैटिस्टिक वैल्यू एंड द क्रिटिकल वैल्यू टू कंक्लूड समथिंग. ठीक है, फॉर दैट लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द एफ स्टैटिस्टिक. So when we calculate the F statistics, we need the mean sum of regressions upon mean sum of errors. So what was mean sum of regression? That was 0.0076 divided by mean sum of squares, which was 0.0012. When you divide the two, what do you get? 6.33. 6.33 is correct. So when we divide these two things, we are able to get 6.33. Now the next thing that we need is the critical values. Talking about the critical values, how do we get them? For that, level of significance is given to us as 5%. ठीक है, तो अपने को क्या करना होगा? We'll have to go into the F table of 5% level of significance. 95. And वहां पर, sorry, मैम 95 हो जाएगा ना क्रिटिकल वैल्यू? नहीं 95 कैसे निकाला आपने? बताया था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 5% है तो उसका 100 में से माइनस कर देंगे. हाँ, वो तो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल देगा. हाँ, 95% will be your confidence interval, not your critical value. ओके मैम. ठीक है, तो अभी हमारे को क्या चाहिए? वी नीड आवर क्रिटिकल वैल्यू. तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए we'll have to open the F table. तो किसी के पास F table क्या? Can you share your screen? Because मेरे पास है तो सही, बट वो इतने क्लियर नहीं है. हाँ मैम, I'll share. 1 minute, but it'll take a minute. हाँ ठीक है, not a problem. 1 minute, I'll share. Ma'am, you'll have to stop sharing. Then only I will Yeah. share. Screen visible है मैम? Yeah, it is. So if you go to the F table, Yeah, I think 0.5 right hand. हाँ, तो ये देखो, ये F table में आप देख रहे हो that this is as per 5% level of significance. तो अभी इस F table में हम क्या करेंगे? We will be looking for the degrees of freedom of the numerator and the denominator. ठीक है? Ma'am, DF1 is numerator, no? DF2 is denominator. हाँ, correct. So आप DF1 में you locate 1. ठीक है, DF1 में you locate 1 and DF2 में you locate 34. मैम 30 Whatever है, is, 34 तो नहीं है. हाँ 30 में कितना है? 41 पॉइंट कितना लिखा हुआ है? 17. 4.17. हाँ, तो we can take the closest one. 4.17 हमारा critical value हो गया. ठीक है, so we just need to have the table of a particular level of significance and just locate the degrees of freedom of the numerator and the denominator, and that's it. Whatever we get is the critical value. In this case is 4.17. So let's get it over there. So now here our critical value becomes 4.17.
and our F statistic value was 6.33. So our F statistic value is greater than 4.17. That means we must be into the rejection zone, and therefore we reject the null hypothesis that B1 is equal to 0. Hence, we conclude that the slope is not equal to 0, and therefore there is a relationship between y and x, and some proportion of y can be explained with the help of x. ठीक है? Understood. So simple सा procedure है, and it is just what we've already studied in hypothesis testing. Just the new thing was the calculation of the value of F statistic, which was your mean of regression upon mean of errors. ठीक है? Likewise, सेम चीज को करने के लिए जो हमने अभी प्रूव किया है, सेम चीज को प्रूव करने के लिए सेम प्रोसेस यूज करेंगे. Just the difference would be that this time instead of F test we will be using T test. तो T test के थ्रू ये पूरा प्रोसेस अगेन कैसे करा जाता है, लेट्स फाइंड आउट. उसके लिए लेट्स स्लाइड अ लिटिल लोअर, एंड अभी देखो क्या चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू चाहिए. प्रोसेस सारा सेम रहेगा, क्रिटिकल वैल्यू टी टेबल से आ जाएगी, इस बार 2 आएगी. ठीक है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू टी टेस्ट हम टू टेल टेस्ट ही एज्यूम करने वाले हैं. तो क्रिटिकल वैल्यूज 2 आ जाएगी, हाइपोथेसिस सब कुछ सेम रहेगा. टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो देख लेते हैं. सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टी स्टैटिस्टिक वैल्यू, टी वैल्यू के लिए हम क्या ले लेंगे, एक तो हम एस्टिमेट ऑफ B1 ले लेंगे, स्लोप का जो भी एस्टिमेट है वो ले लेंगे, माइनस जो हमारा वैल्यू ऑफ स्लोप है. क्वेश्चन से भी देख लेंगे. ठीक है, जो भी हम सोच रहे हैं दैट स्लोप की हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एस्टिमेटेड स्लोप, एंड this is basically the hypothesized value of the slope, जो कि हमारे केस में 0 ही होगी. ठीक है ना, क्योंकि हम यही केस अंडरस्टैंड कर रहे हैं that whether the slope is significantly different from 0 or not. ठीक है, तो हमारी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू 0 ही होगी. जो भी हमारी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू होगी, the estimated value of the slope minus the hypothesized value of the slope upon the standard error of the slope, जो कि आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना होगा. ठीक है, जो भी आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्लोप होगा उससे हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया. ठीक है, सो दैट्स द फॉर्मूला. इट इज सिमिलर टू द टी स्टैटिस्टिक फॉर्मूला कैलकुलेशन जो हमने तब भी देखा है. वहां पर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी हमने यही देखा था दैट व्हाटएवर एस्टिमेटेड वैल्यू इज देयर माइनस द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू अपॉन द स्टैंडर्ड एरर हो जाता है. तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. एंड अगेन टी टेस्ट करेंगे, 2 टेल का टेस्ट होगा, 2 हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी, एक माइनस में आ जाएगी, एक प्लस में आ जाएगी. अगर हमारा जो टी स्टैटिस्टिक है वो इस रेंज में, यानी कि वो ग्रेटर देन द पॉजिटिव टी हो जाता है, या फिर वो लेस देन द नेगेटिव टी हो जाता है, अगर नेगेटिव में आती है वैल्यू, तो इस रेंज में या इस रेंज में आता है, तो वी विल बी एबल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ठीक है, and henceforth conclude that the slope is significantly different from 0. तो वही ऑब्जेक्टिव है, वही प्रोसेस, सब कुछ वही है. जस्ट द डिफरेंस इज टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंटली हो रही है, डिफरेंट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, एंड देन of course this time we will have 2 critical values that we will be getting from the T table instead of the F table. That is the only point of difference, rest everything is the same. ठीक है, what are you saying? Yes, I have a doubt now. This in the exam, how will we differentiate between ये hypothesis testing वाले questions and the like normal ones that we have studied? ये आपको सिंपली रिग्रेशन बेस्ड हो गए.
So there will be some dependent variable, some independent variable, and you are trying to see whether the variation in the dependent variable is being explained by the independent variable or not, or you are trying to test the slope, whether the slope is significantly different from zero or not. तो regression line के context में question होगा. Let me give you an example of question here. ठीक है, जो हम डेटा में काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कैसे यहाँ पर एक hypothesis testing का question frame किया गया. Let me get it for you. अरे यार, that's the problem sometimes. Just a minute, guys. So I'll read the question for you and I'll write down the facts here. So the question says the estimated slope coefficient from ABC example is 0.64. ठीक है, आपको क्या दिया है? आपको दिया है estimated slope की value दी है. So the value of the estimated slope is given as 0.64 and the standard error equal to 0.26. So standard error is equal to 0.26. Assuming that the sample has 36 observations, determine if the estimated slope coefficient is significantly different from 0 at a 5% level of significance. तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्लोप के रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन है. तो ऐसा क्वेश्चन है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही क्वेश्चन है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिग्रेशन है एंड वी आर डूइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको 5% दी है, एन आपका 36 है एंड आपको चेक करना है whether the slope coefficient is significantly different from 0 or not. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह सब सेम ही रहेगी, nothing different. The thing that is going to be different is the value of the t statistic, which is going to be calculated as the estimated value of slope, which is 0.64 minus hypothesized value, which is 0, upon standard error, which is 0.26. When you calculate it, how much do you get? $2.46. 2.46. Okay. So 2.46 आ गया है. Now we need to compare this with the critical values. Now we need the critical values for which we have the level of significance and the degrees of freedom. तो हम T table open करेंगे. T table में we'll go to the degree of freedom of 36 minus 2. ठीक है, तो आप 34 का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लॉट करोगे एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका कितना है, 5% इन टू टेल. मैम वो -2 नॉर्मल टी टेस्ट में -1 करते हैं और -1 करते हैं, बट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू रिग्रेशन. तो रिग्रेशन में आपने जब भी देखा है n-2 ही देखा है, जिसका दैट इज द टोटल of the regression degrees of freedom plus the error degree of freedom, that is 1 plus n-2. अगर आपको याद हो तो जो हमारा नहीं टोटल तो n-1 निकला था. हाँ, टोटल हमारा n-1 निकला था, बट यहाँ पर हम स्लोप के रिस्पेक्ट पे देख रहे हैं, विच इज एक्चुअली इनडायरेक्टली हम क्या देख रहे हैं कि एरर को हम एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हमारा स्लोप इक्वल टू 0 आ जाता है तो मतलब हमारा एरर का जो वो है प्रपोर्शन है ऑफ एक्सप्लेनिंग, दैट इज डिटरमाइनिंग डिपेंडेंस. हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर हम एरर स्पेसिफिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ द टोटल. ठीक है, तो अभी if you look into your T table with the degrees of freedom of 34 and level of significance of 5% with the two-tailed test,
what are the critical values that you get? Ma'am, here we have LOS as 5%, no? हाँ 2.032. 2.032 is correct. So critical value हमारी 2 आ जाएगी. 2.03 plus and minus. If we look at our value, it is greater than the positive number, so it is in the rejection zone. So again we can reject the null hypothesis that our b1 is equal to 0. Hence we can conclude that our slope is significantly different from 0. That was the intent. ठीक है? Understood? So I hope this is clear. Yes, Abhi ma'am. we are left with just last segment of this chapter, जो कि थोड़ा सा theoretical है. मतलब मेन आप समझ लो कि मेन चैप्टर इज ओवर and there are some theoretical residual concepts which are left, which we need to discuss, and we'll be through with the chapter. So first thing first, acha, first thing first, we need to understand how we can use this regression line to predict values. Okay, so in order to get the predicted values of y, what we need is the value of intercept. So if we have an estimated value of the intercept, by adding the slope into the value of x, the predicted value of x, we will be able to get the value of y. So simply speaking, एक इक्वेशन सी आ जाएगी अगर हमारे पास इंटरसेप्ट स्लोप की वैल्यूज होती है एंड हमारे पास बेसिकली स्लोप की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है. तो इट्स जस्ट लाइक एन इक्वेशन वेयर वी कैन पुट एवरीथिंग एंड गेट द वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई. ठीक है, तो इस इक्वेशन को y की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे, फॉर विच लेट मी टेक एन एग्जांपल. Let's say what we have is that we want to calculate the estimated value of ABC stock given the intercept as minus 2.3% plus 0.64 as our slope into the S&P 500 estimated value. ठीक है, this is the equation that we have between ABC stock and S&P 500. Now let's say the S&P 500 excess return, which is this part, this is given to us as 10%. We want to know what would be the value of estimated excess return on ABC stock. ये क्या होगा when this is the equation and S&P 500 value is given as 10%? Can you calculate and tell what should be the predicted value? Error term, like हाँ, error नहीं है, वो नहीं है कुछ. 4.1%. 4.1% बिल्कुल ठीक है.
बाकी सब ने कैलकुलेट किया, द आंसर शुड बी 4.1%. Okay, so now let's move forward. ये 4.1% आई होप आपका आ गया है. तो सिंपली अगर हमारे को एक इक्वेशन दी हो of y and x, we can use that equation to calculate the value of y, that is 0.1. Point 2 is that once we have this value of y with us, we can use this value of y to get to a confidence interval. तो हमने confidence interval का भी concept देखा है, which is just acting like an estimated range. तो जैसे mean आता है हमारा, वो क्या है, एक estimated mediocre value है हमारी, right? When what we do is we combine it with some parameters, we are able to form a range out of it, जिसको हम confidence interval बोल देते हैं. तो अभी हमारे पास जो ये predicted value of y आई है, we will be taking into consideration that value of y and we will be calculating the confidence interval here. ठीक है, तो देखते हैं कि confidence interval कैसे calculate करेंगे. Again we will take the help of critical values as per the T table for this thing. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनाना है वो देख लेते हैं. दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो कॉन्फिडेंस इंटरवल वुड बी जो भी हमारी y की एस्टिमेटेड वैल्यू आई है प्लस माइनस क्या करेंगे, जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू होगी एज पर द टी टेस्ट इनटू जो हमारा स्टैंडर्ड एरर होगा ऑफ फोरकास्ट. तो जो भी बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड एरर है, जैसे ये भी सिमिलर फॉर्मूला है जैसे हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता था, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है ये. विल टेक द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y प्लस माइनस द क्रिटिकल वैल्यू एज पर द टी टेबल इनटू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ फोरकास्ट एंड दैट्स इट. ठीक है, तो अभी अगेन क्रिटिकल वैल्यू निकालना टी table से, that is going to be a similar process with degrees of freedom equivalent to n-2. तो वही प्रोसेस यूज करते हुए हम अपना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, एंड देन we'll use this thing to calculate the confidence interval. अभी एक पॉइंट और है कि ये आपका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ फोरकास्ट है ये कैसे कैलकुलेट होता है. तो इसके पीछे भी एक फॉर्मूला है which is जो भी आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर जो था आपका, उसका आप स्क्वायर कर देते हो इनटू 1 प्लस 1 बाय n प्लस x माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर अपॉन n-1 इनटू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरिएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर. ठीक है, SEE is sum of squares of error and your SX is basically SX square is variance of independent variable which is x. ठीक है, चांसेस है नहीं कि आपको ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ फोरकास्ट निकालने को आए. ठीक है, इसके चांसेस वैसे तो नहीं है, बट अगर सारे पैरामीटर्स आपको दिए हैं तो कैलकुलेशन इसका मुश्किल भी नहीं है. इफ यू आर ऑलरेडी गिवन SEE एंड x बार वेरिएंस ऑफ x, अगर ये सारी चीज आपको ऑलरेडी गिवन है
तो you just have to put it into the formula and you can calculate it. तो I would recommend कि आप इसे याद रख लो, although इसके chances बहुत कम है, most likely ये होना चाहिए कि इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है एंड आप इसकी गिवन वैल्यू को यूज करके इस इक्वेशन में पुट करके वी कैन कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है, so that's about calculation of confidence interval. Now let me consider one example where we can calculate the confidence interval. So let's say this is the example that we have. अभी क्या दिया हुआ है? As part of this example, we are given that we want to calculate the 95% prediction interval. Prediction interval, confidence interval, it's the same thing. So we want to calculate a 95% prediction interval on the predicted value of ABC excess return from the previous example. Suppose standard error of forecast is 3.67, forecasted value of S&P 500 return is 10%. ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या था? What we need is first of all calculation of Y, which is ABC. ठीक है, तो 10% रिटर्न के साथ ABC की एस्टिमेटेड वैल्यू 4.1% हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखी है लास्ट एग्जांपल पे. तो उसी के आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इनटू दिस एग्जांपल वेयर व्हाट वी नीड इज 4.1% प्लस माइनस इसमें क्या करना है? क्रिटिकल वैल्यू. ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू इनटू जो भी हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ फोरकास्ट है. तो क्रिटिकल वैल्यू भी आपने लास्ट एग्जांपल में निकाली थी, दैट वाज 2.03. तो ये भी लास्ट एग्जांपल से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये भी लास्ट एग्जांपल से. लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरीज. लास्ट एग्जांपल पे अगर आप जाओगे तो 4.1% आपने कैलकुलेट किया था. ठीक है, एंड इससे पीछे जाओगे तो आपने टी टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यू निकाली थी 2.03 की. ठीक है, तो वही क्रिटिकल वैल्यू टी टेस्ट से जो हमने निकाली थी 2.03, वही वैल्यू हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस वैल्यू की. एंड सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द वाई एस्टिमेट दैट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज 4.1%. ठीक है, what next we'll do? Next thing, we'll multiply it with the standard error of forecast which is given as 3.67%. इसको आप कैलकुलेट करते हो, what do you get? मैम 11.55 55 11.55 तो 5 नहीं. अच्छा हाँ ठीक है, अपर लिमिट आपकी यस 11.55 राउंड ऑफ करके 11.6 आ जाएगी. ठीक है, दैट वुड बी योर अपर लिमिट. ठीक है, वैसे ही 4.1% माइनस दिस होल वैल्यू भी आप करोगे, तो वो करते हो तो आपका कितना आता है? 3.35 3.35%. ठीक है, 3.35 इज करेक्ट. ये आ रहा है सबका? Shanay, Nandini, are you able to do the calculation? Please don't skip the calculation because that is the most important part. ठीक है, क्योंकि आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो वहां पे आपको कोई चीज
बहुत अच्छे से भी आती है, तब भी अगर आप फाइनल आंसर पुट नहीं कर पाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो गेटिंग टू द फाइनल आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ फॉर मिल अस। गया। ओके, ठीक है। सो अभी दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर कॉन्फिडेंस इंटरवल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू निकाला, क्या क्या चीजें हम अभी तक कर लिए हैं। दिस वाज आई थिंक द लास्ट कैलकुलेशन पार्ट। अभी तक हमने एनोवा टेबल प्रिपेयर किया आज। वी लुक्ड इनटू कैलकुलेशन ऑफ standard error, coefficient of determination. Then we went ahead with the doing the F test and the T test. Then we went ahead with the calculation of the estimated value of y given x. Then we went ahead and used that value to calculate a confidence interval. Now all this can be done, all this can be done very easily if we have a simple linear regression relationship, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है, we have done it over the case of simple linear relationship, ठीक है। सिंपल में क्या था, एक ही इजी चीज क्या थी कि एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। And the second easy thing was that we were talking about a linear relationship. Yani ki a proportional change in x can lead to proportional change in y. That is, they have a straight line kind of a relationship. तो जब simple linear relationship थी, simple linear regression was possible. Now we would like to spend a few minutes to understand what kind of non-linear relationships can happen and उन cases में हम क्या करते हैं। Although full-fledged questions, full-fledged calculation based questions उनसे नहीं आएंगे, but having the awareness कि complex situation can be there where we have a non-linear relationship. तो अगर हमारे पास non-linear relationship होती है, तो in that particular situation how things work around, ठीक है। नॉन लिनियर रिलेशनशिप का एक एग्जांपल हो सकता है समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पर these two parameters x and y are positively related, we can see that, but it's not in a straight line, there is a curve involved there. तो वहां पर इतना सिंपल तरीके से रिग्रेशन मॉडल क्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वहां क्या करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। So when it is the case of a non-linear relationship, तो हमारे पास 3 possible models create किए जा सकते हैं। The model that we were studying was a simple regression model. अभी हम क्या कर रहे हैं, we are going to study 3 types of models जो कि different रहने वाले हैं, ठीक है। How are they different? This is the last part of the chapter, इसीलिए इसको next class में put forward करने का कोई sense नहीं लग रहा था मेरे को, because with this our chapter and quants will be completed, ठीक है। तो another 5-10 minutes I will need and we will be able to wind up with the entire chapter. So here let's have a look at the 3 types of models which can emerge in case of a non-linear relationship between the dependent and the independent variable. The first possibility, of course, working on these models is not part of our curriculum, at least at level 1, but having an awareness, knowledge of these models, there's no harm in that, and therefore it is part of our curriculum. So the first model that we have is log linear model. Okay, it's a log lin model. What is specific to this thing is that यहाँ पर हमारा एक तो नॉन लिनियर रिलेशनशिप है। इस पॉसिबल मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, y है, ठीक है। I'll write
write that thing once and for all. X is our independent variable and y is our dependent variable. So we have an independent variable x and a dependent variable y. So यहाँ पर बट उनमें जो रिलेशनशिप है वो नॉन लिनियर है, इस करके हमने 3 पॉसिबल मॉडल्स क्रिएट किए. द फर्स्ट पॉसिबल मॉडल इज लॉग लिन मॉडल. यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको, उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं लेंगे, उसका लॉग लेंगे. एंड जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज एक्स, उसका हम एक्चुअल वैल्यू लेंगे. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअल की जगह मैं एस्टिमेटेड लिख देती हूँ, या आप एक्चुअल भी रहने दे सकते हैं. मतलब कहने का मतलब जो हम अभी तक कंसिडर कर रहे थे एक्स को एज इट इज वैसे ही कंसिडर करेंगे. इट्स जस्ट कि y वुड बी रिप्लेस्ड बाय log ऑफ y. ठीक है. तो y का हम log अगर लेते हैं, करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आएगा आपको. इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है इन केस ऑफ अ नॉन लिनियर रिलेशनशिप. ठीक है. y एक केस है जहां पर हम y का log लेते हैं, x का एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं एंड वी क्रिएट अ log lin मॉडल. And how would the equation appear? That would be the log of y. Log of y will be equal to our intercept plus our slope, which is v1 into x plus e. तो सब कुछ सेम रहेगा. Just the replacement is that instead of the value of y, what we have taken is log of y. This is basically referred to as the log lin model. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मॉडल हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिन लॉग मॉडल बोलते हैं. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं हम, लिन लॉग मॉडल बोलते हैं. आपको सिंपली उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्यों है और उनकी क्या इक्वेशन है, बस इतना ही पता होना चाहिए. कैलकुलेशन वगैरह सब आपको सिर्फ सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल के बेसिस पे ही आएगी, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं. दैट इज लिन लॉग है तो y दैट इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल, हम उसका तो एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं एंड हम x का log ले लेते हैं. एंड अकॉर्डिंगली हमारी जो इक्वेशन बन जाती है दैट बिकम्स y इज इक्वल टू द इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इनटू log ln लिखते हैं log को. ठीक है. log ऑफ x एंड लास्ट में हमारा एरर. तो एवरीथिंग remained the same. ठीक है. Everything remained the same. Just the difference is that this time instead of taking the log of y, we are taking the log of x. The third model, possible model that can be created in case there is a non-linear relationship, that would be a log-log model. Okay. Now, what would happen in case of a log-log model? In case of a log-log model, we will be taking into consideration log of both things. X and Y. Okay. Yeah. X and y दोनों का ही यहाँ पर हम log लेने वाले हैं. किसी का भी हमने actual terms में बात नहीं करना यहाँ पर. So y will here our equation becomes log of y is equal to the intercept plus the slope into log of x plus the error. That's the log-log model that we have. So we have studied 4 models. One was the simple linear regression model, where we had dependent and an independent variable, intercept being the value of y when x is 0,
and slope indicating the degree of relationship that they share, and E indicating the value of error, that is unexplained variation in Y due to some other factors other than X. So the objective of the entire regression model was to explain the variation in Y due to variation in X, for which first we created an ANOVA table. Then we looked into coefficient of determination. जितना higher value of coefficient of determination होगा उतना ही ज़्यादा variation आपका regression model से explained है, that is X से explained है. ठीक है, फिर हमने standard error भी calculate करा था. फिर हमने इस चीज को hypothesis testing से link करते हुए we concluded with the help of F test and T test to finally define कि हमारा जो स्लोप है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं. अगर स्लोप सिग्निफिकेंट है मतलब एरर की वैल्यू इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी. अगर स्लोप 0 से 0 है तो मतलब एरर की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, बिकॉज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बहुत ज्यादा होने वाला है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे. देन we went ahead to calculate the estimated value of y given x. फिर उसी एस्टिमेटेड वैल्यू को हम कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं टी टेस्ट की हेल्प से, टी टेस्ट के क्रिटिकल वैल्यूज की हेल्प से, वो चीज हमने कवर की. एंड लास्टली वी कंसिडर्ड अ फ्यू मॉडल्स which we can develop on the basis of a non-linear relationship between two variables. तो अगर दो वेरिएबल्स में non-linear relationship होता है तो हम lin log या log lin या log log मॉडल यूज करके उन पे वर्किंग करते हैं. ठीक है, इसकी वर्किंग कौन सी सिचुएशन में lin log यूज होता है, log log यूज होता है या log lin यूज होता है और इनको कैसे यूज किया जाता है, that is not part of our level 1 curriculum. At level 1 आपका जो मेन फोकस है वो सिंपल रिग्रेशन मॉडल, एनोवा टेबल, एफटी टेस्ट and the predicted value of y and the confidence interval based upon it, वो सब कॉन्सेप्ट्स पे एक सिंपल लिनियर मॉडल जहाँ पर दो वेरिएबल्स है, दोनों में एक लिनियर रिलेशनशिप है और आप y की वेरिएशन को बेस्ड अपॉन वेरिएशन इन x एक्सप्लेन कर रहे हो, और सारा पर्पस ही वही था, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ रिग्रेशन. तो यही मेन कॉन्सेप्ट है एज फार एज लेवल 1 इज कंसर्न. ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट्स आपके ये जो बाकी मॉडल्स है ये लेवल 2 में आपको देखने को मिल सकते हैं, बट एट लेवल 1 दिस इज व्हाट वी हैव. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है. फॉर दैट मैटर क्वांट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है प्रैक्टिस का, क्योंकि क्वांट्स इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. क्योंकि यहाँ पर इट इज हार्ड टू प्ले विद वर्ड्स, बिकॉज जहाँ पर नंबर्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे वो. दे कैन प्ले विद वर्ड्स जहाँ पर वर्ड्स है, यहाँ पर इतने वर्ड्स नहीं है, तो इसलिए इतना प्ले करना पॉसिबल नहीं है विदाउट मेनी वर्ड्स. तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्वांट्स. इसको दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर वेरी गुड. ठीक है, एक इजी चैप्टर है, but the only thing that you need to get an edge over others is practice. So do practice a lot of questions from the curriculum, from the Schwezer, from the questions given on the website and the mocks and everything. इन सब चीजों को बहुत सीरियसली लेना. कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, मान के चलो. तो more you practice the better you become. बस करते जाओ प्रैक्टिस, जितनी कर सकते हो कर लो. It's a scoring subject at the end of the day. ठीक है, on that note we are through with this chapter, and of course while practicing if you have any doubts you can come in the doubt session to clear it. ठीक है जी. So I think that's it from my side for today. Thank you, ma'am. ठीक है guys, Ma'am. चलिए. Thank you, Okay ma'am. guys, thank you and good night. Bye bye.